हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी जो नेवी एंड एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी एनडीए का एग्ज़ाम भी आने वाला है। और जैसे ही दिसंबर में लग रहा है कि शायद दिसंबर में एयरफोर्स का रिजल्ट आ सकता है, तो रिजल्ट आने के बाद तुरंत एयरफोर्स दूसरी वैकेंसी भी निकालेगी। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और इस चैनल पर आपको कंटिन्यूसली फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अब मिलती रहती हैं। ठीक है, चलो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि यदि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि वे मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। बात को समझ रहे होंगे। यदि परावर्तन के पश्चात, जैसे परावर्तन के पश्चात एक तो वास्तव में मिल जाती हैं, जैसे ये इधर से इन्फिनिटी से ये यहाँ पे क्या होगी, एक तरह से मिलती है, प्रतीत नहीं हो रही, ये मिल ही रही हैं, तो यहाँ पे बनेगा वास्तविक। ठीक है, यहाँ पे बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसा कि यहाँ पे जैसे ऐसे हुआ, ऐसे आया और ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हमें लग रहा है कि ये मिल रही, तो यहाँ पे बनेगा आभासी। बात को समझे, यहाँ पे बनेगा आभासी प्रतिबिंब। दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा। फिर अगली बात है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब एक प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परिसीमा पर आपतित होकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, जैसे ये कोई माध्यम, ये कोई सरफेस था, इस पे ये कोई किरण आई, इसको बोलेंगे आपतित किरण, और ये जा रही, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, ये मैंने परा लिख रखा है, यहाँ पे आएगा परावर्तित। ठीक है, यहाँ पे आ गया परावर्तित। तो ये कोई सरफेस है, ये किरण इधर से आई, ये किरण इधर चली गई, तो ये जो घटना हुई है ना, ये होती है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है ये, प्रकाश का परावर्तन। और इसको बोलेंगे क्या, अभिलंब। और इसको बोलेंगे आपतन कोण। जो आई जो है ना, ये इसको बोलेंगे आपतन कोण। इसको बोलेंगे आपतन कोण। और जो आर है ना, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। एक है आई, एक है आर। आई को बोलेंगे आपतन कोण और आर को बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई, ठीक है, और कोण आर, परावर्तन कोण, दोनों इक्वल होते हैं। देखो, जितने डिग्री एंगल पर किसी भी सरफेस पे आपतित होती है ना, उतने ही डिग्री एंगल पर ये क्या होती है, हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण अभिलंब के साथ इक्वल कोण में परावर्तित होते हैं, परावर्तित और अपवर्तित होते हैं। देखो, ये है परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या नियम हैं कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बात मैंने बता दी आपको कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगली बात है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग तरंगदैर्ध्य आवर्ती अपवर्तित रहते हैं, जबकि तीव्रता घट जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। क्या कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग तरंगदैर्ध्य आवर्ती अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन तीव्रता घट जाती है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेग दे देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दे देगा तरंगदैर्ध्य, ठीक है, यहाँ पे दे देगा आपको आवर्ती, और यहाँ पे दे देगा आपको तीव्रता। चार बातें आपको दे दी, एक दे दिया वेग, तरंगदैर्ध्य, आवर्ती और तीव्रता। आपको पूछ लिया कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है या तरंगदैर्ध्य परिवर्तित होती है या आवर्ती परिवर्तित होती है या तीव्रता परिवर्तित होती, तो आप बोलोगे कि तीव्रता परिवर्तित होती है। बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है परावर्तन से। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है कि परावर्तन की घटना में कौन सी राशि परिवर्तित होती है, तो कौन सी राशि परिवर्तित होती है, तीव्रता परिवर्तित होती है। बात को समझे, ठीक। अगला देखो, यदि परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला पाई से परिवर्तित हो जाती है। यदि परावर्तन सघन माध्यम से होते हैं तो कला पाई से परिवर्तित हो जाती है।
देखो अगला है समतल दर्पण से वो पाई वाला क्वेश्चन याद रखना। आपसे क्वेश्चन बोल दे कि यदि परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला का परिवर्तन कितना होता है, तो कितना होगा पाई। पाई की वैल्यू आपको पता होगी, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में लिखेंगे तो 180 लिख देंगे। देखो अगला है समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा पार्श्विक उल्टा आकार में वस्तु दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी है। जैसे समतल दर्पण कौन सा है, जो हमारा कांच है जिसमें हम अपना खुद का प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक है, खुद का प्रतिबिंब देखते हैं, वो होता है समतल दर्पण। ठीक है, तो उस कंडीशन में आभासी बनता है, हमारा जो प्रतिबिंब बनता है कांच में आभासी बनता है, सीधा बनता है और पार्श्विक को उल्टा आकार में बनता है। जैसे आप देखना कभी आप अपना शीशे में देख के आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो उसमें कैसा दिखेगा, लेफ्ट साइड में दिखेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो जितनी, और दूसरी बात यह कि जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपके लिए नोट की हैं कि जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगला है कि समतल दर्पण में विचलन कितना होता है। तो एक समतल दर्पण में, एक समतल दर्पण एवं दो झुके हुए समतल दर्पणों द्वारा विचलन, विचलन कितना होता है, डेल्टा, डेल्टा से विचलन को डिनोट करेंगे, और 360 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू आपको देगा और पूछेगा विचलन कि जैसे दो समतल दर्पण है वो 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, जैसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल है, तो इनका विचलन कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे विचलन, 120 240 डिग्री इसका विचलन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाता है। और लास्ट टाइम जब एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था तब भी आया था। झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब, यहाँ पे पूछेगा आपको कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ पे पूछेगा आपको कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, दो झुके हुए समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब, जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ इनको बस अच्छे से रिवाइज करते चलिएगा। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के से थीटा कोण पर झुके हों तो उनके मध्य रखी हुई वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनके मध्य रखी हुई वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, ये दिया हुआ है यहाँ पे। आपको बोलेगा कि थीटा एंगल पर झुका हुआ है, मतलब दो समतल दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, आपको दे देगा 90 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, दोनों बातें, कुछ भी एंगल दे सकता है। तो आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो ये देखो सीधा सा बात है, 360 अपॉन में थीटा, थीटा की जगह पे रखो 60, 60 से 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 मतलब 5 प्रतिबिंब बनेंगे 5 प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा सा कि 360 अपॉन में थीटा यदि समपूर्णांक आ रहा है, अभी आया क्या हमारा 6 आया था ना, 360 अपॉन में थीटा 6 आ रहा, तो यदि सम है तो ये फॉर्मूला लगेगा, थोड़ी सी कठिनाई होगी, यदि सम है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और यदि 360 अपॉन में थीटा विषम पूर्णांक है, जैसे आपको दे दिया 360 अपॉन में 50 दे दे, 360 अपॉन में 50 दे दे, तो कोई भी एंगल दे सकता है, तो विषम पूर्णांक आता है तो सममित की कंडीशन में ये बनेगा और असममित की कंडीशन में ये बनेगा। सममित और असममित का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मैंने सममित और असममित भी यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन किया है कि सममित क्या होता है, असममित क्या होता है। सममित तो वो होता है जब दोनों जो दर्पण है वो इक्वल एंगल पे हैं, दोनों जो दर्पण हैं वो इक्वल एंगल पे हैं। जैसे देखो ये कोई दोनों दर्पण है, झुके हैं दोनों दर्पण, वस्तु इनके ठीक बीच में रखी है, वस्तु इसके साथ भी उतने ही डिग्री का एंगल बना रही है,
ये ए मान लो, ये ए बी दर्पण है, यदि वस्तु एंगल ए के साथ भी उतने ही डिग्री का एंगल बना रही है थीटा, और उतना ही एंगल इसके साथ बना रही है, तो वो कंडीशन होगी सममित की। ठीक है, यदि वस्तु दोनों दर्पणों से सेम एंगल बना रही है तो सममित की कंडीशन होगी। अब आपको बोल दे कि असममित है, तो असममित क्या होगा, वस्तु या तो ए के साथ ज्यादा डिग्री का एंगल बनाएगी या बी के साथ, मतलब डिफरेंट एंगल बनाएगी दोनों के साथ, तो वो किसकी कंडीशन हो जाएगी, असममित की। ठीक है, बात को समझे होगे ना, सममित और असममित अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आपको सममित भी बोल सकता है ना, यहाँ से एग्जामिनर किसी भी टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बना दे कि यदि दो दर्पणों के से सममित कंडीशन में, सममित अवस्था में कोई वस्तु रखी है, तो दर्पण ए के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दर्पण बी के साथ कितने का बने। अब आप तो उसको कैसे करते ही रह जाओगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा अगर आपको पता है कि सममित और असममित क्या होता है। असममित का तो ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा, लेकिन सममित में इक्वल होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको तो मैं अच्छे से अंडरलाइन करूंगा, कॉन्सेप्ट क्या है देखो, जब समतल दर्पण U चाल से स्थिर वस्तु की ओर गति करता है, देखो ना, दर्पण गति करे चाहे वस्तु गति करता है, तो प्रतिबिंब 2U चाल से गति करेगा। जैसे दर्पण 10 मीटर पर सेकंड से गति करता है, तो प्रतिबिंब कितने से करेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड से गति करेगा। दर्पण और चाहे तो आप दर्पण को स्थिर रख लो, वस्तु की गति करवा लो, ठीक है, चाहे वस्तु को स्थिर रख लो, दर्पण की गति करवा लो, लेकिन प्रतिबिंब में जो परिवर्तन होगा वो 2V चाल से, उससे दोगुनी चाल से परिवर्तन होगा, गति करेगा। अगली बात है कि यदि h ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कम से कम h/2 होनी चाहिए, मतलब उसकी खुद की लंबाई से आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए यदि उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो, अन्यथा उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं ना बात को, किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना ना, तो अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। ये थे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने सिर्फ आपके लिए तैयार किए हैं, जिनकी वीडियो आपके लिए डेली की डेली मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, एयरफोर्स की फिजिक्स को हम फोड़ देंगे अब की बार एयरफोर्स वालों ने बहुत वेट करवाया ना, तो उनको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।